हेलो स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है और इसे सोल्व करना है और आपको एक्स की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज टर्म को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में जो ये एक्स 3 जो है एक्स माइनस बाहर के ब्रैकेट में लिख के बाहर लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 और प्लस का 7 एज इट इज़। इसके बाद 8x प्लस 4 3x, ये माइनस का 3 है प्लस का 7 है, तो इसमें से प्लस के 7 में से माइनस के 3 डिवाइड करें तो अपने पास हो जाएगा प्लस का 4। इससे आगे सोल्व करेंगे तो ये x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तथा ये प्लस 4 की टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे तो अपना क्वेश्चन आ जाएगा 8x माइनस 3x। ये प्लस का था, इक्वल के राइट साइड लेफ्ट साइड में जाके ये माइनस का हो गया। ये प्लस का 4 इक्वल के राइट साइड में आके माइनस का हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन आ जाएगा 8x में से 3x माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 5x और 4 में से 4 करेंगे 0। तो 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 0/5। अब किसी भी नंबर को जब किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। तो जो आपकी जो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको दिया हुआ है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो इसमें क्या करेंगे, वाई वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और बिना वाई वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे। तो ये 2y एज इट इज़ और ये माइनस का वाई इक्वल इसके लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का वाई जब राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा और ये 26/3 एज इट इज़। और 5/3 को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का वाई 5/3 था जो राइट साइड में हो जाएगा अपना माइनस 5/3। 2y और y मिलके ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 3y। और जब इन दोनों में एलसीएम लेंगे 3 दोनों के अपॉन में तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3। और जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 और ये माइनस का माइनस अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 5 आ जाएगा। क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आएगा और 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से डिवाइड करने 1 और ऊपर 1 का आंसर जो है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल टू 26 में से 5 माइनस करने जाएगा 21/3। इसको इससे डिवाइड करने पर अपना ये चला जाएगा 3y इक्वल टू 21 को जब 3 से काटेंगे तो 7 पे पूरा जाएगा और अपने जो y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7/3। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद अपने एक्सरसाइज 2.5 के 2.3 के बाद 2.5 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने कुछ नहीं करना, x वाले टर्म को एक तरफ लेंगे और विदाउट x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे। इसमें इसे लिख सकते हैं x/2, ये प्लस का 1x/3 है, इसको लेफ्ट साइड में लेके तो हो जाएगा माइनस का x/3 और 1/4 यहाँ एज इट इज़। और ये 1/5 जो माइनस का इसको लेफ्ट राइट साइड में ले जाएँ तो ये हो जाएगा 1/5। तो सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। माइनस का साइन एज इट इज़। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे अपना आंसर आएगा 2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई। ये बेसिक सी टर्म है जो किस तरह जो आपको पता है नीचे वाली टर्म से डिवाइड होता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। और राइट साइड में आ जाएगा 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4। तो ये 3x में से 2x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू 9/20। अब x के अपॉन में अपने को x की टर्म को अकेला करना है तो ये 6 इसके डिवाइड में है, जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाए तो हो जाएगा 9/20 इंटू 6। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9×6 = 54/20। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसे काटना चाहो तो इसे काट भी सकते हो। तो इसका टर्म आ जाएगी x इक्वल टू 2 के टेबल से इसको काटते हैं तो आ जाएगा 27/10, जो कि अपना आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे ये कट नहीं सकता। इसके आगे इसी का थोड़ा सा लेवल अप करते हुए क्वेश्चन जिसमें आपको दिया है m-1/2 इज इक्वल टू 1 -
m-2/3 जो कि क्वेश्चन नंबर क्या आपका 6 है। इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने के लिए क्या कहते हैं, तो इनमें पहले इन दोनों टर्म के उसके अपॉन में 1 लगा के इनका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये भी m वाली टर्म है, ये भी m वाली टर्म है, ये विदाउट m वाली और ये m वाली, तो m वाले टर्म को सबको एक साथ लेना है। तो इसे लिख सकते हैं m माइनस 1/2, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये माइनस की जो टर्म थी इक्वल की तरह प्लस में, प्लस m-2/3 इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों टर्म का एक साथ एलसीएम है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, 3 और इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। 2, 1, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को m से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 डिवाइड किया 6 का 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपना 6m। जब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 का जब अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3m - 3। इसके बाहर माइनस दिया, इसे बाद में सोल्व करेंगे, प्लस का प्लस। जब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2m माइनस का 4। इसका इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई दोनों से, और इज इक्वल टू 1। अब ब्रैकेट वाले टर्म को खोलते हैं तो आ जाएगा 6m, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3m, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस का हो गया। इस माइनस को जब इस माइनस से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3, आगे प्लस का 2m माइनस का 4/6 इज इक्वल टू 1। प्लस का 6m और प्लस का 2m ये दोनों मिलके हो जाएंगे 8m, और इसमें से माइनस करेंगे 3m, और ये प्लस का 3 और माइनस का 4, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा माइनस का 1/6 इक्वल टू 1। ये अपॉन 6 को राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8m में से 3m जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 5m -1, और 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 6। माइनस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5m इक्वल टू माइनस वाले टर्म इधर आए तो ये हो जाएगा 6 + 1, और इसके आगे इसे लिख सकता हूँ मैं 5m इक्वल टू 7, और जो m की जो वैल्यू वो आ जाएगी अपनी 7/5, जो कि अपना सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें इसके बाद एक्सरसाइज में जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो लगभग हो जाएंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म का इससे और इस टर्म का इससे, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट x - 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 3। इसे सोल्व करेंगे तो इसे कर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5x - 25 इज इक्वल टू 3x - 9। x वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, आ जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू माइनस का 25 राइट साइड में आएगा तो प्लस का 25 - 9। 5x में से 3x माइनस करेंगे आ जाएगा 2x, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 16, नॉट 16, ये हो जाएगा अपना सही 16 सही आंसर है। x इक्वल टू 16/2, x इक्वल टू 8, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी 8। इसके बाद एक्सरसाइज 2.6 के 2 क्वेश्चन अपने सोल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7y + 4/y + 2 इज इक्वल टू -4/3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 7y + 4 इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट y + 2। इसे अंदर मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा 21y + 12 इज इक्वल टू -4 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y माइनस का 8। y वाले टर्म को एक साइड लिख लेंगे, जिसमें हो जाएगा 21y प्लस माइनस का 4y लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, और प्लस का 12 राइट साइड में आकर हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 8। 21 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 25y इज इक्वल टू -12 और -8 मिलके हो जाएंगे ये माइनस के 20। y की जो वैल्यू आ जाएगी -20/25, तो इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/5, जो कि अपना एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद इसमें आपका जो 6 क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है हरी और हैरी की जो एज है उसका रेशो दिया अपने को 5:7, और 4 ईयर्स
आफ्टर 4 ईयर्स इनकी जो एज का रेशो हो जाता है वो हो जाता है 3:4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द एज ऑफ हरी की एज अपने मानते हैं 5x और एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x। तो आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ हरी जो हो जाएगी 5x प्लस 5। इसमें 4 ईयर दिया हुआ है, 4 ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं 4। और आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x प्लस 4। ये कह रहा है कि इनका जो 4 ईयर के बाद इनका जो रेशो हो जाएगा, इसे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो रेशो होगा यानी दैट्स मीन 5x प्लस 4 का रेशो 7x प्लस 4 से करेंगे तो जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 4 ईयर टाइम के बाद 3/4। इसके बाद इस इक्वेशन को अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 7x प्लस 4। ये हो जाएगा 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 21x प्लस 12। तो x वाले टर्म को एक तरफ और विदाउट x वाले टर्म को एक तरफ, तो इसे 21 को इधर ले जाएंगे, 20 को इधर लेके आ जाएंगे और 12 को जो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा अपना 16 माइनस 12 इक्वल टू 21x माइनस 20x। जब 21x में से 20x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो जो x की जो वैल्यू हमारी 4 आ गई है और इसकी जो हैरी की जो एज होगी उसे लिख देंगे एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। एंड जो हैरी की जो एज होगी वो हो जाएगी, हैरी की एज हो जाएगी 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, जो कि अपने एग्जैक्ट आंसर है। अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। 3.1 करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, जहाँ पर n जो है n है नंबर, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे आपसे पूछे हुए 5 साइड का कोई पॉलीगन है तो बताओ इसमें इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो अपने कुछ नहीं, फॉर्मूला रखेंगे n-2 इंटू 180, जहाँ आपको नंबर ऑफ साइड 5 दिए तो 5-2 इंटू 180, 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 180 इक्वल टू 54। तो 5 साइड का कोई भी पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 540। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, हमेशा 360 होगा। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल सम कितना होगा 360, चाहे वो कितनी भी साइड का पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन दिया हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा 360। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक आपको एक ट्रायंगल की शेप दी हुई है, जिसमें ये दिया हुआ, ये एंगल दिया आपको 125, ये एंगल दिया आपको 125, और ये जो बाहर वाला एक जो एंगल है, ये वाला एंगल जो आपसे पूछा गया कि ये एंगल कितने का होगा। तो ये ट्रायंगल है, इसमें भी 3 साइड का एक ट्रायंगल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। तो इस एंगल्स बाय सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो इसे कह देंगे x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ करेंगे x इक्वल टू ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 360। x की जो वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 250, x की वैल्यू आ जाएगी 150 एंड 60 110 डिग्री। तो जो अपने x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 110। और इसके बाद जो एक फॉर्मूला और रह जाता है वो रहता है कि आपको जब एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता दिया जाए, एक फॉर्मूला होता है जिसमें लिखता है ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू
नंबर ऑफ साइड इक्वल होता है 360 के। तो आपको इसमें कुछ भी एक टर्म देके, दो टर्म को देके एक टर्म पूछा जा सकता है कि जैसे आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया जाएगा और नंबर ऑफ साइड पूछ लेंगे, या नंबर ऑफ साइड दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है। जैसे दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दिया कि अगर ईच, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड, जिसमें आपको दिया हुआ है किसी रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 24 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है इस रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होगी। तो साइड के लिए वही फॉर्मूला अपने यूज़ करेंगे। इसमें फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू होगा 360। तो हमें ईच एक्सटीरियर दिया है 24 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड अपने ने मान लिया x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 24। जब 24 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना x इक्वल टू, ये कट जाएगा अपना 180 अपॉन 12, फिर इसको आगे काटेंगे तो 90 अपॉन 6, जब से 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 15। तो अपनी जो नंबर ऑफ साइड है वो कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, हियर इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना है एक एंगल आपको दिया हुआ है 100 डिग्री और आपको बाकी एक्स वाई जेड के वैल्यू का आपको बताना है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दी है वो एक पैरेललोग्राम की दी हुई है। पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है ए बी जो साइड है वो पैरेलल होती है किसके, सी डी साइड के, और जो बी सी जो साइड होती है वो पैरेलल होती है किसके, ए डी साइड के। ठीक है, तो इसमें आप बताना है इसको, और आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था इसके अंदर कि जो पैरेललोग्राम होता है इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। दैट्स मीन अगर एंगल बी की जो वैल्यू 100 डिग्री है तो एंगल जो डी है वो भी कितना होगा 100 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो इक्वल होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, तो एंगल डी की जो वैल्यू है जो 100 डिग्री, और एंगल ए और एंगल एंगल बी जो हैं वो आपस में, एंगल ए और एंगल बी जो हैं आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, हमें पता है भी एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, यहाँ लिख देंगे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी की हमें, एंगल ए यहाँ लिख देंगे, एंगल बी की वैल्यू हमें 100 डिग्री दी हुई है इक्वल टू 180। तो एंगल ए की जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100, एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी 18 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी जो है, एंगल यहाँ से एंगल ए यानी कि एंगल ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल ए जो है वो कितना है z है, तो z की जो वैल्यू आ जाएगी अपने लिए कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। और एंगल x जो है वो इक्वल होगा एंगल z के, बिकॉज बोथ आर अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं कि एंगल जो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एंगल z के, एंगल z जो था 80 डिग्री था तो एंगल x भी कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो इस तरह हम x की वैल्यू जो आ जाएगी हमें आ जाएगी 18 डिग्री, एंगल y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 डिग्री, और एंगल z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 80 डिग्री। तो ये आपके तीनों एंगल्स की जो वैल्यू आ गई। इसे आपको बस पैरेललोग्राम के इसके अंदर एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, ये एंगल के सामने वाला ये एंगल अपोजिट है और ये एंगल के सामने वाला ये एंगल अपोजिट है। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो पास के दो एंगल जो है, ये एंगल और एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों के एंगल को अपने एडजस्टेंट एंगल कहते हैं, और एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही आपको एक प्रॉपर्टी और करा देते हैं, जिसके अंदर हमें जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल, ये इसे ए साइड दो वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड को अपने डायगोनल कहते हैं। तो जैसे ये ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर डायगोनल आपको दिया हुआ है, एक बी डी डायगोनल है और एक डायगोनल आपका ए सी। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं,
यानी कि ये जो साइड होगी वो इस साइड के इक्वल होगी और ये जो साइड होगी वो इस साइड के इक्वल होगी। तो इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये दो डायगोनल दिए हुए हैं, डायगोनल 1 डायगोनल 2, जिसमें आपको दिया हुआ है 20, डायगोनल के इधर वाली साइड जो 20 है और ये वाली जो साइड दी आपको दी है y+7 और दूसरी साइड जो दी है आपको 16 और ये थी साइड दी है x+y। तो हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का नाम दिया हुआ है RUNS, पैरेललोग्राम का नाम आपके पैरेललोग्राम का नाम है RUNS। आपको पैरेललोग्राम दिया है RUNS, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सोल्व करते हैं। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दैट्स मीन जो y+7 होगा वो इक्वल होगा, ये वाला जो डायगोनल है वो इस आपस में इक्वली बाइसेक्ट, तो ये वाली साइड जो इस साइड के इक्वल होगी ये हो जाएगा y+20 और दूसरा जो साइड दिया है यानी कि x+y जो दिया आपको इक्वल होगा 16 के। यहाँ से अपने y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू 20 - 7 y = 13। तो अपने के लिए y की जो वैल्यू आ गई, इसमें x और y का वैल्यू ही आपको निकालनी है। और दूसरा जो अब यहाँ से जो y की वैल्यू वो इस टाइप के डायगोनल में पुट करते हैं, तो जहाँ से x की वैल्यू जो x+13 = 16, x की जो वैल्यू आ जाएगी 16 - 13 यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। इस तरह अपने इस पैरेललोग्राम के अंदर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी टाइप का इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया वो दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें पैरेलल साइड आपको गिवन है, पैरेलल साइड आपको दी हुई है, ये साइड दी है आपको 3x, दूसरी साइड दी है आपको 18 और ये साइड दी है आपको 26 और ये नीचे वाली साइड है वो 3y - 1। तो पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का नाम दिया है आपको GUN और S। पैरेललोग्राम के अंदर ये आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं 3x = 18 एंड सेकंड वाले साइड में लिख सकते हैं 3y - 1 = 26 हो गया। यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकल x = 18/3 x = 6। तो अपनी ये जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 6 और इस साइड से अपने जो y की वैल्यू निकल के आएगी, इसे लिख सकते 3x = 26 3y = 26 + 1 3y = 27। यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी y = 27/3 y = 9। तो यहाँ से अपने x और y की वैल्यू इसके अंदर अपने को निकालनी थी जो कि अपने निकाल चुके हैं। 5.3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो मतलब जो अपने चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर उसे ऊपर लिखेंगे और जितनी संभावनाएं टोटल बन सकती है वो अपने नीचे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है एक डाइस है, एक सिक्का है, जैसे एक सिक्का है या तो इस पर हेड आ सकता है या इस पर आ सकता है टेल। तो सिक्का उछालने पर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल आउटकम होना चाहते हैं कि हेड आए और दोनों कंडीशन कितनी बन सकती है, या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी कि दो टोटल सिचुएशन बन सकती है और उसमें से अपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में से एक बार में हेड आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख देंगे। इसी तरह टोटल आउटकम तो अपने पास 2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका हो जाएगा 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह आपको एक डाइस दिया जाए तो हम पता है अभी डाइस में मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 नंबर आ सकते हैं। अपने नहीं कह सकते डाइस में 7 नंबर तो आपको पूछे 7 आ सकता है डाइस में, तो नहीं, एक बार डाइस को फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आएगा। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए नेक्स्ट, तो आपसे पूछा जाएगा कि अब आपको इसमें पूछा जाएगा अब डाइस को फेंकने में प्राइम नंबर, तो आपको पता नहीं चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। एक डाइस के अंदर प्राइम नंबर 2 3 और 5 होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद के ही टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी भी टेबल से नहीं जाते, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो एक डाइस को फेंकने में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि एक डाइस के अंदर 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आता है। तो टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है, टोटल जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है 6 और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 और 3, तो 3। तो जो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2।
2। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट यानी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 अपॉन 1/2, काटे पाएगा वो 2। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर नहीं आने की, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से प्राइम नंबर आने की जब प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो अपने जो क्वेश्चन आ जाएगा प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। और वैसे भी इसका दूसरा तरीके से भी निकाल, जैसे इस पहले से करते हैं तो 1 माइनस प्राइम इसे कर देंगे ई नोट का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसे लिख देंगे 1 माइनस 1/2, जैसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। या इसका जो दूसरा तरीका हो सकता है कि प्राइम नंबर आप देखें इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, तो इसे लिख सकते हैं टोटल इवेंट, टोटल जो सिचुएशन बन सकती है वो 6 है, और प्राइम नंबर नहीं आने की जो संभावना हो सकती है वो हो सकती है 1, 4 एंड 6। तो इसे 3/6, इसको भी काटने पे जो आएगा अपने को मिलेगा 1/2। इसी तरह आपसे पूछा जाए 5 से जो ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 5 से ग्रेटर नंबर एक ही सिचुएशन में तो होता है 6, तो 5 से ग्रेटर नंबर आने की, ग्रेटर 5 ग्रेटर देन 5, तो जो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है 5 एक ही कंडीशन में से लिखता है 1, और टोटल जो इवेंट हो सकते हैं वो कितने से 6, तो 5 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। और इसी तरह 5 से जो छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, 2, 3 या 4 आने के बाद 5 से छोटा नंबर गया, तो 5 से छोटा जो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी अपनी लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। तो 5 से छोटा नंबर आने के लिए अपने पास 4 सिचुएशन है, 1, 2, 3 और 4, तो 4, और टोटल जो सिचुएशन हो सकती है वो हो सकती है 6, तो इसे काटने पे अपना आंसर आएगा 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन जो आपके ओर दिया हुआ है कि एक 52 ताश की गड्डी है, 52 ताश की गड्डी में हम जानते हैं कि 13, 13, 13 अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, जिसमें 13 होते हैं अपने हार्ट के कार्ड, 13 होते हैं ईंट के कार्ड, 13 होते हैं स्प्रेड यानी चिड़ी वाले कार्ड, और 13 ही होते हैं अपने हुक्म के अंदर कार्ड, ठीक है। और इसमें से जो 2 होते हैं, जो ईंट का और जो पान का पत्ता होता है वो रेड कलर का होता है, और जो चिड़ी और हुक्म का जो पत्ता होता है वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। और इसमें 13 कलर में से अपने को पता है 1 से लेकर 10 तक तो काउंटिंग लिखी थी। उसके बाद जो 3 पत्ते होते हैं वो होते हैं J, K एंड Q, जिसे अपने कहते हैं गुलाम, किंग एंड क्वीन। तो आपसे पूछा गया है कि 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का आने का। अब आपको पता होना चाहिए कि 52 ताश की जो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, और 52 ताश की गड्डी में से कितने डेक में से अपने को पता होना चाहिए इक्के, एस कार्ड कितने। तो हमें पता है कि हर में एक एक एस होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो हमें पता है कि टोटल कार्ड होते हैं 52, और हर कार्ड में एक जो एस होता है, तो इसी तरह हर कलर में एक एक एस होगा, तो यानी हो जाएगी 4 एस आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 1/13, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आप बाकी 2 क्वेश्चन इसके जो दिए हैं वो ट्राई करें, उनमें से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहेगी।